एक व्यक्ति को सेंटर में रख के बात करेंगे। लेकिन प्रेमचंद पूर्व काल तो छोटा सा है। हिंदी की पहली कहानी 1901 में लिखी गई, तो शुरू तो 1901 से ही होगा। और प्रेमचंद का प्रेमचंदत्व आने में 1915 हो गया। हालांकि 1907 में पहली कहानी लिख चुके थे, लेकिन 1915 तक मोटे तौर पर इस काल में मान लेते हैं। ध्यान रखना, प्रेमचंद की पहली कहानी 1907 में छप गई थी, पर वो प्रेमचंद नहीं बने थे अभी गोलू टाइप की कहानी लिख रहे थे, तो इसलिए बहुत महत्व नहीं मिला था। प्रेमचंद का युग 1916 से 1935 या 36 तक आमतौर पर माना जाता है, या 36 ही मान लीजिए। 1916 से 1936 या 1915 से 1936, ऐसा कोई भी वर्ष लिख देंगे तो ठीक रहेगा। 1936 में प्रेमचंद ने जो रचनाएं लिखी उनमें से एक का नाम है गोदान, जो कि उपन्यास है। उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास गोदान है। उसके बाद उन्होंने एक उपन्यास और शुरू किया मंगलसूत्र नाम से, पर वो पूरा हो नहीं पाया। और उसी दौर में एक कहानी लिखी कफन, जैसे कफन उनकी मोस्ट मैच्योर स्टोरी मानी जाती है, और पढ़ने वालों को अपच उसी में ज्यादा होता है कि ये क्या कहानी है, तो बात नहीं है। पर प्रेमचंद का चरम स्तर उसी कहानी में दिखता है। और उसके बाद प्रेमचंद की मृत्यु हो गई, 36 में ही अंत में मृत्यु हो गई। 37 की शुरुआत में प्रसाद की मृत्यु हो गई, और प्रेमचंद और प्रसाद दोनों 36 के अंत में लगभग अब लिखने की स्थिति से मुक्त हो गए हैं, तो हम 36 तक उनका युग मान लेते हैं। प्रेमचंद पश्चात युग व्यापक सेंस में देखें तो 1936 से आज तक है, वही चल रहा है। पर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना चाहिए। तो प्रेमचंद पश्चात युग के भी आप 3 हिस्से मान सकते हैं, कि सारा प्रेमचंद पश्चात युग जो है उसको 3 मोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले को आप उत्तर प्रेमचंद युग कहने के लिए कह दीजिए, जिसका मतलब सिर्फ इतना है कि प्रेमचंद तो चले गए हैं, लेकिन उनका असर थोड़ा बहुत बना हुआ है, और ये 1936 से 1955 तक चलेगा। ये 55 कोई निश्चित समय नहीं है, 55 के आसपास का मतलब। मैंने कहा साहित्य में गणित की तरह नहीं होता है, जनरल होता है, एक अनुमान कर लेते हैं। इसके बाद जो युग आया उसको बोलते हैं नई कहानी आंदोलन। और नई कहानी 1955 से 1960, 5 साल मान लीजिए। ये 5 साल बहुत महत्वपूर्ण 5 साल हैं। लगभग सारी नई कहानियां इसी दौर में लिखी गई हैं। थोड़ा सा पीछे से लेना चाहे तो 1950 से भी ले सकते हैं, 50 के आसपास से वो ट्रेंड शुरू हो गया था। और उसके बाद की कहानी को परवर्ती कहानियां या कुछ लोग समकालीन कहानी कह देते हैं, परवर्ती कहानी आंदोलन कह लें। ये 1960 से अभी तक है, और इसके अंदर बहुत सारे आंदोलन हैं। इसके अंदर समांतर कहानी है, सचेतन कहानी है, सहज कहानी है, सक्रिय कहानी है, बहुत सारे आंदोलन आते हैं। जिसको आपने उत्तर प्रेमचंद युग कहा, ये वाला 1936 से 1955 तक, इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार की कहानी आती है। एक है प्रगतिवादी कहानी। कौन सी वादी? प्रगतिवादी। देखिए, हिंदी साहित्य में जब भी आप प्रगतिवाद सुने, जब भी प्रगतिवाद सुने, दिमाग में रख लीजिए मार्क्सवादी कहानी या मार्क्सिस्ट कहानी। जो मार्क्सवादी होते हैं उनको साहित्य में प्रगतिवादी कहते हैं। अच्छा, मार्क्स क्या होता है, कार्ल मार्क्स कौन है? मेरे ख्याल से सबको हल्का फुल्का तो अनुमान होगा ही होगा, नहीं है तो मैं क्लास में समझा दूंगा। आप में से कितने लोगों को कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ भी नहीं पता? हाथ खड़ा कर लें। संकोच नहीं करना, खुल के, मेरी जिम्मेदारी बताना आपको। मैं सिर्फ अनुमान करना चाह रहा हूँ। ऐसे करीब 25-30 लोग हैं जिनको नहीं पता है, ठीक है। और कितने लोगों ने ठीक से पढ़ा हुआ है कार्ल मार्क्स के बारे में? ऐसे 10-15 लोग हैं। और बाकी लोग मिश्र मन स्थिति में है कि हाँ आइडिया तो है, पर आइडिया ही है बस। इतना तो पता ही होगा, मार्क्स ने कहा था कि दुनिया में मूल समस्या धन की है। 2 वर्ग हैं, हैव्स एंड हैव नॉट्स।
वंचक और वंचित। और अगर शोषण खत्म करना है तो एक ही तरीका है कि सारे वंचित लोग मिलकर एक हों और एक हिंसक क्रांति करें वंचकों के खिलाफ। और जिस दिन हिंसक क्रांति होगी उस दिन पूंजीवाद का नाश हो जाएगा और उस दिन समाजवाद की स्थापना होगी। और एक लंबे समय के बाद समाजवाद के बाद साम्यवाद की स्थापना होगी, कम्युनिज्म आएगा। बस ये मोटा मोटा आइडिया रखिए। गरीबों और हर तरह के वंचितों के पक्ष में जो आंदोलन खड़ा है उसका नाम है मार्क्सवाद। तो मार्क्सवादी कहानी के केंद्र में कैसे नायक होंगे? एलीट क्लास के होंगे या गरीब घर के लोग होंगे? गरीब हो जाएंगे, बस इतना ही समझता है। और इस दौर में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक कहानी। यही इतिहास उपन्यास का भी है, एज इट इज यही इतिहास है। इसलिए कहानी को समझ लिया तो उपन्यास को भी समझ लिया। मनोवैज्ञानिक कहानी का मतलब है कुछ लोग क्या करते हैं, उनका मन इस चीज का नहीं करता कि किसान की हालत क्या, मजदूर की हालत क्या, भाड़ में जाके हर मजदूर। उनका मन करता है कि कोई जो व्यक्ति है शहर में रह रहा है उसके मन में क्या चल रहा है, द्वंद्व क्या है। आपने भी देखा होगा मन में द्वंद्व खूब रहते हैं, हर व्यक्ति के मन में होते हैं। तो कुछ लेखक चाहते हैं कि चरित्रों के मन में जो द्वंद्व है उन पर लिखें, उनकी कहानी लिखें। अच्छा, चरित्रों के अंदर जो द्वंद्व है, अनुमान से बताइए भारत में ज्यादा द्वंद्व पुरुषों के मन में होता होगा या महिलाओं के मन में होता होगा? महिलाओं के। आप भी महिलाएं कह रहे हैं, आप महिलाओं के ही, आप महिलाओं के ही। एकदम देखिए सर्वसम्मति मोदी लहर चल पड़ी है इस मामले में एकदम कि महिलाओं के मन में होता होगा। तो फिर आप में से कोई एक व्यक्ति मुझे ये बता दे कि महिलाओं के मन में द्वंद्व ज्यादा क्यों होता होगा, इसकी वजह बताइए। आपका उत्तर ठीक है, उत्तर आपका एकदम ठीक है, आपको 2.5 में से 2.5 नंबर मिल गए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। लेकिन आप बताइए कि क्यों होता है महिलाओं के मन में द्वंद्व ज्यादा? हाँ बताइए। क्योंकि महिलाएं पुरुषों के बारे में भी सोचती हैं, महिलाओं के बारे में भी सोचती हैं, इसलिए किसी विषय के दोनों पक्षों पर सोचती हैं, इसलिए द्वंद्व ज्यादा होता है। बैठिए, एक व्याख्या हो गई है कि क्योंकि वो दोनों के बारे में, दोनों पक्षों के बारे में सोचती हैं, जबकि पुरुष एक के बारे में सोचता है जनरली। ये कहना चाह रहे हैं ना? ठीक है, दूसरा उत्तर वो बताएंगे। हाँ हाँ ठीक है, एक तीसरा उत्तर। हाँ, निर्णय लेने में कमजोर होती है महिलाएं। ये नया रस्तु पैदा हुआ हमारी क्लास में आज। महिलाएं निर्णय लेने में कमजोर होती है क्योंकि महिलाओं के दांत कम होते हैं। बैठी 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 ठीक है, ये सब पहले से बैठी हुई धारणाएं हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। भारत में कितने प्रधानमंत्री हो गए अब तक? 10-12 तो हो ही होंगे। उनमें से एक का नाम था इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने एक निर्णय लिया था कि पाकिस्तान ज्यादा बड़ा है, उसे 2 हिस्से होने चाहिए। और फिर 1971 में डॉक्टर ने कहा बधाई हो, बांग्लादेश हुआ है। तो आप एक महिला आपकी प्रधानमंत्री बनी, उसने पाकिस्तान के 2 हिस्से, बाकी लोग बोलते रहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उन्होंने बोला नहीं, 2 कर दिए। और अभी तो भरोसा नहीं, शायद 2 बच्चे और होने वाले हैं जल्दी ही पाकिस्तान के। जैसे स्थितियां बन रही हैं, बड़ी बात नहीं है कि सिंध अलग निकल जाए, पख्तूनिस्तान अलग निकल जाए, कुछ भरोसा नहीं। खैर, फिर किसी ने कहा कि मैडम स्वर्ण मंदिर में आतंकवादी घुस रहे हैं, तो उसी औरत ने एक और बड़ा फैसला लिया कि ऐसा करो मंदिर के अंदर से ना घुसा दो। लोगों ने ऐसा आज तक नहीं हुआ। बोले मैं भी तो आपसे पहले कभी नहीं हुई थी, मैं भी तो पहली बार बनी हूँ पीएम। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया। फिर किसी ने कहा कि मैडम विपक्षी लोग बहुत परेशान कर रहे हैं और संविधान में आपातकाल का स्कोप है, तो लगा दो, और जो जो विरोध करे सबको जेल में ठोसो। और उसके बाद आप कह रहे कि महिला निर्णय ले नहीं पाती हैं। खैर, एक अपवाद के रूप में मैंने एग्जांपल दिया, हो सकता है कि जनरल आप कह रहे हो।
महिलाएं निर्णय ले नहीं पाती हैं, उनको निर्णय लेने की शक्ति आमतौर पर नहीं मिलती है। इस पर डिबेट है बहुत ज्यादा। शक्ति मिले तो निर्णय लेना इतना मुश्किल काम नहीं होता। तो जो उत्तर हमारे पास है, 3 उत्तर आए। किसी को और लग रहा हो कि अगर मैंने उत्तर नहीं दिया तो समाज का विकास नहीं हो पाएगा, तो पैट्रियार्की की वजह से। बहुत बढ़िया। एक वो वाले भैया आप ही, हाँ हाँ, वो एकदम वो, उनको अवसर उतने नहीं मिले जितना चाहिए था, इसलिए। क्या प्रश्न क्या था? महिलाओं में द्वंद्व ज्यादा क्यों होता है? अवसर नहीं मिले इसलिए द्वंद्व ज्यादा होता है, ये तो हाँ ठीक है। चलिए, मतलब महिलाओं में द्वंद्व ज्यादा होने की वजह जो उधर एक भैया ने बड़ी सही बताई थी, वो ये है, देखिए आप जैसे हैं, अगर आपको खुद को वैसा ही व्यक्त करने का मौका मिले तो द्वंद्व नहीं होगा। सबसे सिंपल बात ये है। इसे छोटे बच्चों में द्वंद्व कम रहता है, वो जैसे हैं खुद को व्यक्त कर सकते हैं। भूख लगी भूख लगी है तो अच्छा भी दे रहे हैं खाना, रुक जो 2 मिनट दे रहे हैं, उसे कोई शर्म नहीं, संकोच नहीं, द्वंद्व नहीं। कोई ये कहेगा कि तरह बेहया बच्चा है, ऐसा कोई नहीं बोलता है, तो बच्चे मस्त रहते हैं। अच्छा, बचपन में कुछ ऐसी बातें भी कर बैठते हैं जो बड़े होकर नहीं कर पाते, लेकिन पेरेंट्स सोचते बच्चा है ठीक है। जैसे यशोदा का जिक्र आता है, कृष्ण और राधा का मामला है। राधा छोटी सी है, 7 साल की थी तब इश्क हो गया था कृष्ण से उसको। कहीं कहीं 7 साल, कहीं कहीं 11 साल का जिक्र आता है। बचपन का प्यार है। तो राधा रोज क्या होता है, उनके घर पहुंच जाती है, उसका मन नहीं लगता है। कृष्ण की माँ को लग गया है कि मामला ठीक नहीं चल रहा है। ये बचपन में बच्चे गुल खिला रहे हैं तो ठीक बात नहीं। तो एक बार यशोदा ने राधा से कहा अकेले में डांटते हुए कि तेरा दिमाग ठीक नहीं है क्या? जब देखो मुंह उठा के जाती है यहाँ पर, अपने घर पे रहकर क्यों आती है बार बार यहाँ? वैसे ही कहा प्यार वाले भाव से डांटते हुए। तो राधा ने बहुत भोलेपन से कहा, सूरदास के यहाँ जिक्र है कि मैं क्या करूं आंटी जी, आपका बेटा नहीं मानता है, कहता है कि तुम जिस दिन नहीं आती उस दिन मेरे प्राण छूटने लगते हैं। छोटी सी बच्ची है तो तला के बोल रही है, आपका बेटा कहता है कि उसे प्राण छूटने लगते हैं, तो मैं क्या करूं? अब छोटा बच्चा कुछ भी बोल दे, लोग सोचते बच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं, बचपन की बातें हैं। धीरे धीरे उनके ऊपर समाज के दबाव बनते हैं। फिर ये होता है भाई छवि ठीक रहनी चाहिए, इमेज, सामाजिक स्थिति, और जैसी छवि का दबाव, सामाजिक परंपराओं का दबाव, घर से आए तो माने का बेटा देख, दिल्ली जा रहे हो सिर्फ पढ़ के आना, हवा खा के मत आना वहां की। बहू मैं ही ढूंढूंगी, अपनी ही जाति की अमीर परिवार की मैं ढूंढ के लाऊंगी, ध्यान रखना। अब बच्चा दिल्ली आया है, किताबों के साथ कहीं और भी मन लग रहा है उसका, लेकिन माँ का बार बार उपदेश याद आ रहा है, बाप की धमकी याद आ रही है कि बेटा बहुत निवेश किया है, ब्याज सहित चाहिए। अब द्वंद्व क्या है, हाँ बोलूं कि ना बोलूं, हाँ बोलूं कि ना बोलूं, मन कर रहा है हाँ बोल दूं, उधर बाप कह रहे मैं फांसी पे टंग जाऊंगा अगर ऐसा किया तो। इससे जीवन जटिल होने लगता है, और जिसका जीवन जितना जटिल उसके अंदर विचलन और द्वंद्व उतना ही ज्यादा। जिसको अपने मूल स्वभाव के अनुसार होने की छूट जितनी कम मिलेगी उसके मन में द्वंद्व उतने ही ज्यादा होंगे। बेसिक प्रिंसिपल है। इसे यूरोप की महिला को उतना द्वंद्व नहीं है जितना भारत की महिला को है। अमेरिका यूरोप में कम द्वंद्व है, यहाँ ज्यादा है, क्योंकि वहां लोग अपने हिसाब से हो सकते हैं। भाई शादी की नहीं ठीक लगा तलाक ले लिया, क्या हो गया? यहाँ कोई तलाक का तब बोल के देखे तो उसके बाद इतनी पिटाई हो जाती है उसके बाद नहीं चल पाता है। अब द्वंद्व है, पटरी बैठती रही है, पर समाज को हर क्षण दिखाने की बहुत ठीक चल रहा है सब कुछ।
जब कोई या दोनों मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा अच्छा, अरे बहुत सही चल रहा है, आप ठीक, सब बढ़िया है, बहुत सही चल रहा है। और वो लोग अपने घर में बात करें कि यार उनकी जैसी चलती है ना वैसी हमारी क्यों नहीं चल रही। और इधर वाले बात करें कि उनकी जैसी चल रही है हमारी नहीं चल रही, चल किसी की नहीं रही ठीक से, सब दबाव में चल रहे हैं। और ये दबाव पुरुष पे ज्यादा है महिला पे ज्यादा है? महिला पे। पुरुष अगर बोल भी दे कि भाई मैं ठीक नहीं हूं, मैं विद्रोह करना चाहता हूँ, कोई बुरा नहीं मानता है कि ठीक है। महिला क्या है कि देखे, पुरुष की पत्नी मर जाए तुरंत दूसरा विवाह हो जाता है। तो बोलते क्या है, बच्चों की परवरिश के लिए जरूरी है ना। बच्चे कह रहे नहीं मम्मी नहीं चाहिए, मैं सेकंड मम्मी नहीं चाहिए, क्या चुप, मुझे नहीं पता है। तो हमारे लिए दूसरी मम्मी, वो भी सुंदर मम्मी चाहिए, जरूरी है। लेकिन अगर किसी पत्नी का पति मर जाए तो समाज की अपेक्षा क्या है, जिंदगी भर विधवा बन के रहे, और रहे ही नहीं, उसके मन में विचलन भी ना आए, जो कि प्राकृतिक रूप से असंभव है। फिर यही सच है कि कहानियां चलती दिमाग के अंदर। इसलिए जब कोई आपसे पूछे कि महिलाओं के भीतर द्वंद्व ज्यादा क्यों है, क्योंकि समाज की अपेक्षाएं और उनकी स्वाभाविक स्थिति के बीच में गैप ज्यादा है। सबसे बढ़िया व्यक्ति जो एकदम मस्त मौला है, अपने मन की हर बात खुल के कह पाता है, दबाव नहीं लेता है, उसका दबाव सबसे कम है, सबसे सहज है। जो दबाव में है वो बेचारा परेशान है, कुंठित है, बेचैन है। इसलिए खुद सोचिए कि मनोवैज्ञानिक कहानियों में चरित्र आमतौर पर पुरुष ज्यादा होंगे या महिलाएं ज्यादा होंगी? महिलाएं, क्योंकि मन की गुत्थियां सुलझानी है ना, सुलझानी नहीं है, मन की गुत्थियां दिखानी है। और जिसके मन में गुत्थियां गांठें ज्यादा हैं वो आमतौर पर केंद्र में आ जाएगा। तो मनोवैज्ञानिक कहानियों के केंद्र में क्या है, मन की गुत्थियां, मन में क्या क्या चल रहा है, मन के भीतर के जो दबाव है उनकी कहानियां हैं। बहुत अच्छी कहानियां होती हैं, आप पढ़ेंगे तो गदगद हो जाएंगे, ऐसी कहानियां होती हैं। नई कहानी तो गजब ही चीज है। 1947 में भारत आजाद हुआ और आजादी से कुछ समय पहले से ऐसा लगने लगा था कि आजादी के तुरंत बाद कुछ बड़ा होने वाला है। कई बार क्या होता है कि हम अपनी सारी समस्याओं को एक प्रतीक में बांध लेते हैं कि यार फसल नहीं हो रही, अंग्रेज है ना भारत, इसलिए दिक्कत आ रही है। यार महामारी, अंग्रेज है ना, अंग्रेज की वजह से दिक्कत आ रही है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। सबको लग रहा है कि ये चला जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अंग्रेज चले गए, काली चमड़ी वाले बैठ गए, चेंज हुआ नहीं कुछ, मतलब हुआ भी तो उतना नहीं जितना अपेक्षा थी। और 3, 4, 5 साल होते होते ऐसा मोह भंग होने लगा लोगों को कि अगर यही आजादी है तो इससे अच्छा तो पहले ही ठीक चल रहा था। ऐसा क्या हो गया आजादी से? ये मोह भंग जो है 1950 से 60 के दशक के साहित्य का केंद्रीय भाव है। 1950 से 60 के दशक के साहित्य को बोलते हैं नवलेखन, और नवलेखन हर विधा में है। कविता में है तो उसको बोलते हैं नई कविता, कहानी में है तो नई कहानी, उपन्यास में नया उपन्यास, नाटक में नया नाटक, आलोचना में नई आलोचना, नई समीक्षा। और इस समय की जो खास बात है, एक तो मोह भंग हो गया है, दूसरा लोग शहरों में आ गए और शहरों की जिंदगी में पहली बार महिलाएं नौकरी करने लगी, आजादी महसूस करती है, महिला और पुरुष के संबंध टूटने लगे हैं। अब वो वैसा गुलामी सहने को तैयार नहीं है। तो पहली बार एक नई तरह की दुनिया है जहां महिलाओं और पुरुषों की बराबरी से उपजने वाले संबंध विच्छेद, संबंधों का टूटना, विवाहेतर संबंध, ईगो क्राइसिस, ये सब शुरू हो गया है। और पुरुष और महिला के बीच में ईगो कैसे काम करती है अगर देखना हो तो एक दुनिया समानांतर की एक कहानी पढ़िए, टूटना, जो उसके संपादक राजेंद्र यादव ने ही लिखी है। कैसे मेल एंड फीमेल ईगो चीजें खत्म कर देते हैं, उसकी कहानी है। तो नई कहानी शहर के आदमी को पढ़ के लगता है कि एकदम सच निकाल के रख दिया है जिंदगी का। अब आप लोग दिल्ली में रहते हैं तो ऐसा होता हो, कुछ दोस्त बनते होंगे,
कुछ लोगों से थोड़ा प्रेम टाइप का भी हो ही जाता होगा, लेकिन तय मान के चलिए कि 2 4 6 महीने होते होते ईगो बीच में ऐसी हावी होगी कि संबंध या तो टूटेगा और नहीं तो कम से कम भीतर से दरकने लगेगा। और ये ईगो एक जमाने तक महिलाओं में नहीं थी, क्योंकि वो गुलाम की तरह से रह रही थी। अब दो स्वतंत्र व्यक्ति हैं, स्वतंत्र है, दोनों का आत्मसम्मान है, तो टकराहट भी होती है। ये संकेत हिंदी साहित्य में नई कहानी में मिलता है। और परवर्ती कहानी में बहुत सारे आंदोलन है, छोटे छोटे आंदोलन है। इसके बाद कोई खास आंदोलन हिंदी कहानी में नहीं है, लेकिन 2 3 नाम अगर आपको लिखने हैं तो एक है सहज कहानी, एक है सक्रिय कहानी, एक है समांतर कहानी, एक है सचेतन कहानी। सहज, सक्रिय, समांतर, सचेतन, ये 4 आंदोलन। इनमें से समांतर कहानी को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए, वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण आंदोलन है। 150 शब्द इस पे लिखने पड़ सकते हैं कभी ना कभी। 4 शब्द नोट कर लिए, सहज, सक्रिय, समांतर, सचेतन। इसके अलावा 2 नाम और नोट कर लें, एक को बोलते हैं अकहानी और एक को जनवादी कहानी। इनके बारे में 2 लाइनें हम केवल पढ़ेंगे, केवल आपको आइडिया रहे कि किस समय क्या चल रहा था। तो ये सारे छोटे छोटे आंदोलन है। जब भी आपसे पूछेंगे ना कि नई कहानी के बाद हिंदी कहानी के बारे में बताएं, आपको इन 6 के बारे में 2 लाइन लिखनी है और आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। मैं फिर से 6 के नाम बोल रहा हूं, ध्यान से देख लें। एक है अकहानी, एक है जनवादी कहानी, एक है सचेतन कहानी, एक है सक्रिय कहानी, एक है समांतर कहानी और एक है सहज कहानी। स्पष्ट है? इनमें से केवल एक पर 150 शब्द की टिप्पणी आ सकती है, उसका नाम है समांतर कहानी। तो चाहे तो प्रश्नों की श्रृंखला जो बनाई थी ना, उसमें एक प्रश्न और नोट कर लीजिए, बाद में कंफ्यूजन ना रहे। 17वां प्रश्न नोट कर लीजिए। समांतर कहानी आंदोलन, समांतर कहानी आंदोलन की विशेषताओं पर टिप्पणी करें। समांतर कहानी आंदोलन की विशेषताओं पर टिप्पणी करें। सितारा बनाइए, 2 बना लीजिए, 1.5 बना लीजिए। आने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक बार पिछले 30 साल में आया है, तो इसलिए आ सकता तो है। तो 1.5 सितारा, यानी कि 1 सितारा और 1 चांद बना लीजिए। अब जब ये सारे युग स्पष्ट हो गए, तो अब क्या करना है, हमें एक एक युग के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक समझते हुए आगे बढ़ते चलेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी के बहाने हमें उपन्यास की भी एक समझ बनती चले। आपने कहानियां कितनी पढ़नी इस बीच में? क्योंकि अब वो समय आ गया है कि आप कहानियां पढ़ें। मेरे ख्याल से कल हमें जरूरत पड़ेगी कि हम कहानियों पे उतर जाएं, और वो आपने पढ़ी हो जरूरी है। बीच में इस बार आपको वीकेंड जो मिलेगा ना, उसमें कुछ कहानियां और पढ़नी पड़ेंगी। सिर्फ पहले महीने में थोड़ा पढ़ते चलिए मेरे साथ, उसके बाद आराम कीजिएगा। मैं कहानियों का नाम बोल रहा हूँ, एक बार ध्यान कीजिए, बताइए पढ़ाया नहीं। बड़े घर की बेटी सबने पढ़ ली, बहुत बढ़िया। बूढ़ी काकी, गुल्ली डंडा पढ़ ली? नहीं पढ़ी? पढ़ी? तो उसके नायक का नाम बताइए। आपसे पूछ रहा हूँ, आप उनको मत देखिए, आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं पढ़ी? अच्छा, आपने पढ़ी? नाम बताओ नायक का। गया? कहाँ गया? अच्छा, गया नाम है उसका। 2 लोग हैं, एक का नाम है मैं, इंजीनियर है, उसका नाम आया ही नहीं, मैं ही में चल रहा है उसका। हाँ, मैं है ना, क्योंकि उसने उत्तम पुरुष शैली में लिखी है, ठीक है। इसके बाद अलग योझा, अभी नहीं पढ़ी, पढ़ लिया। मुलिया याद है आप लोगों को? याद है? चलिए। उसकी रात पढ़ ली। सदगति कितने लोगों ने पढ़ी है? कम लोगों ने पढ़ी है। जो मैंने 8 के करीब कहानियां कल बताई थी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उनको आज पढ़ लीजिएगा। पढ़ के आएंगे तो ही आपको आगे आनंद आएगा पाठ्यक्रम में।
नाम लिखे हो ना आप लोगों ने उसके? अगर किसी के पास ना हो तो पड़ोसी से पूछिए कि नाम दे दीजिए, उससे नाम ले लीजिए। बड़े घर की बेटी, बूढ़ी का की गुली डंडा, अलग योजा, पूस की रात, सदगती, ईदगाह और कफन। ये कहानियां कल जरूर पढ़ के आइएगा, वरना फिर आपको ये अनुभूति होगी कि आप पीछे छूट रहे हैं। पीछे मत छूटिए, शुरुआत में अच्छी बात नहीं। चलिए वापस आइए, अब निशान लगा लिए। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। कुछ नहीं है, 100 शब्द लिखने हैं इसके बारे में, बस 100-150। मैं 2-3 संकेत कर रहा हूं, बात खत्म। इतना ही है। सबसे पहले आपके पास कुछ तथ्य होने चाहिए कि इस जमाने में कौन कौन सी कहानियां लिखी गई। तो 2-3 कहानियों के नाम पता होने चाहिए आप लोगों को। तो बताइए, हिंदी की पहली कहानी कौन सी थी? एक टोकरी भर मिट्टी, वो तो है ही। तो एक टोकरी भर मिट्टी, इसका जिक्र कर ही देंगे। इंदुमती को क्योंकि मौलिक रचना नहीं मानते हैं इसलिए दिक्कत है, तो एक टोकरी भर मिट्टी से पहले की कहानियों को छोड़ सकते हैं। ज्यादा हो तो केवल संकेत कर दें कि यद्यपि इस दौर में ये कहानियां भी हैं, किंतु उनको प्रामाणिक रूप से यथार्थवादी अर्थ में कहानी नहीं माना जाता है, तो छोड़ दीजिए। एक कहानी इस दौर की सबसे अच्छी है, उसने कहा था। किसने कहा था? उसने कहा था। इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पूरा याद ना रहे तो गुलेरी जी, ये हिंदी में खूब चलता है, गुलेरी जी ने लिखी है। ये बड़ी रोमांटिक किस्म की कहानी है। जो 18, 20, 22, 24 साल की उम्र में हार्मोन्स काम करते हैं ना, अभी अब जिस दौर में है, इस दौर में यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके लिए आपको मर मिटने का मन करे, इस दौर में ऐसा हो सकता है, बड़ी बात नहीं। इसमें आपकी गलती नहीं, हार्मोन्स उछल रहे हैं आपके ज्यादा, उसकी गलती है। और किसी पर आप मान लीजिए बहुत ज्यादा मतलब क्या है, कुर्बान है, और वो आपसे कहे कि देखो मेरे साथ ऐसा हो गया है, मेरे घर में ऐसा हो गया है, क्या तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकते हो? तो अधिकांश बच्चे बोलेंगे बस इतनी सी बात, अभी बताओ कहाँ जान देती है, और जाके शहीद हो जाएंगे। क्योंकि उम्र ऐसी है, इस उम्र में संभलते नहीं है इमोशंस। जब आप 30-35 साल के हो जाएंगे ना, उसके बाद यदि आपको प्रेम हुआ, बुढ़ापे वाला प्रेम हुआ मान लीजिए, और तब कोई कहे मेरे जान दे दो, जान छोड़ो, पान भी नहीं दूंगा मैं तो, है ना, अपना काम खुद किया करो, नाटक करने की जरूरत नहीं। घर में दिक्कत है, खुद सोल्व करके आओ, मैं नौकर हूं तुम्हारा, जान दे दूंगा, जान दे दो। तो उम्र के अंतर से होता है। अभी जो आप 16 से 22-24 साल की उम्र होती है ना, ये खेलकूद वाली उम्र है, इसमें टेस्टोस्टेरोन उछलता रहता है बहुत ज्यादा और संभलता नहीं। तो इसका जो नायक है लहना सिंह, इसी दौर का व्यक्ति है। बचपन से एक लड़की से प्यार करता था, और जैसा कि अक्सर होता है शादी नहीं हो पाई उससे। ऐसा भारत में ही होता है, विकसित देशों में शादी हो जाती है, वहां तो पेरेंट्स कहते हैं भाई शादी कर लो, हमें मत परेशान करो। फिर वो कहते हैं कि इससे कर रहे हैं, बोले हाँ कर लो, और थोड़ा विरोध तो करो। विरोध क्यों करेंगे भाई, तुम्हें शादी करनी, तुम्हें जीने जियो, हम क्यों विरोध करेंगे, 10 पैसे मत मांगना हमसे, जाओ। और यहाँ तो यह है कि पूरे गांव की नाक का सवाल हो जाता है। क को ख पसंद है, 2 गांव तनाव में इस बात से, 2 कुनबे, 2 गोत्र तनाव में आ गए, 2 शहर तनाव में। क्यों? क्योंकि क को ख पसंद है, बस। इतनी बेरोजगारी दुनिया में कहीं नहीं है, केवल भारत और भारत जैसे देश, जैसे पाकिस्तान में भी इतना तनाव हो जाता है। पाकिस्तान तो कैसा देश है समझ नहीं आता है। अभी वो एक ईसाई महिला वाला जो केस चल रहा है वहां पर, मैंने उस केस को पढ़ा तो मैं दंग हूं कि
इतना जाहिल कोई देश कैसे हो सकता है? थोड़ा बहुत तो सब होते हैं, हम भी कम नहीं है, लेकिन कोई कंपटीशन तो होना चाहिए आसपास देशों से। एक ईसाई औरत ने एक बार क्या किया कि जब सब लोग बैठे हुए थे, एक मुसलमान व्यक्ति को अपनी चाय या कोई शरबत जैसा कोई ड्रिंक जो उसके मुंह से लगा हुआ था उसको पिला दिया। इतना किया, यानी कुछ झूठा दे दिया। जो यारी दोस्ती में कोई भी कर सकता है। अगर दोनों दोस्तों को झूठे से दिक्कत ना हो तो लोग करते ही ऐसा, उसमें क्या दिक्कत है? इस बात से हल्ला मच गया कि एक ईसाई औरत ने एक मुसलमान आदमी का धर्म भ्रष्ट कर दिया है। और वहां एक कानून है पाकिस्तान में, ईश निंदा कानून कहते हैं, जो गैर मुसलमानों पर लागू होता है, जिसमें मृत्यु दंड का प्रावधान है और जिसमें अपराध हुआ या नहीं इसका निर्णय करने के आधार बहुत लचीले हैं। यानी हियर से एविडेंस का मतलब है कि किसी ने कहा कि मैंने ऐसा सुना था कि ऐसी ऐसी कुछ बात हुई है, इस पर भी फैसला हो जाता है। उसमें लोअर कोर्ट ने फैसला दिया कि हाँ, इसे धर्म भ्रष्ट किया है और उसकी सजा क्या है? फांसी, मृत्यु दंड। अब कल्पना कीजिए, अपने किसी परिचित व्यक्ति को अपने जूठे कप से चाय पिला देने की सजा मृत्यु दंड है। अब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गधापन है, बेकार की बात है, मृत्यु दंड नहीं मिलेगा। और उसके खिलाफ बहुत बड़ा जनसमूह सड़क पे उतर गया है कि इसको मारो, क्यों नहीं मारोगे इसको? तो ये सब देख के लगता है कि भगवान ने अच्छा किया, हमें थोड़ा सा इस तरफ पैदा किया, बॉर्डर के। जांच की बात है, भगवान से गलती से मिस्टेक हो जाती कि वहां हो जाता। बाल बाली तो बचे हैं जो उत्तर भारत वाले हैं। मैं तो दिल्ली में पैदा हुआ तो 500 किलोमीटर से बचा हूँ। जो बिहार से उनको फिर भी 1000 के आसपास मिल गया, और वो बांग्लादेश में जा सकते थे। उनको भी तो खतरा है। बहुत भगवान का 1000 बार धन्यवाद कीजिए कि हम सही देश में हो गए, वरना आसपास बर्मा, अगर बर्मा में होते और कौन सा वो है, वो रोहिंग्या होते, पाकिस्तान में गैर मुसलमान होते, बांग्लादेश में कुछ भी होते, गाय कछुआ कुछ भी होते, श्रीलंका में अगर आप तमिल होते। बहुत सही जगह हुए हम लोग, इसका बड़ा धन्यवाद ये भगवान को। तो नायिका नायक बचपन से प्यार करता था, नायिका से शादी हो नहीं पाई। नायिका की शादी हुई जिससे वो गया हुआ है एक युद्ध में, लड़ाई में, उसकी जान खतरे में। और ये लहना सिंह जो बचपन से प्यार करता है, बचपन से लट्टू है, नायिका ने उससे बहुत प्यार से कहा कि क्या तुम मेरे पति की जान बचाने के लिए जाओगे? अरे मेरे जीवन का उद्देश्य ही क्या है इसके अलावा? ये बेरोजगार नायक एक कंसेप्ट है। नायिका कह रही है कि मैं शादी कहीं और कर रही हूँ, नायक क्या बोल रहे, जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये बेरोजगार
सर खड़ा है, खड़ा ही रहेगा। अरे ये वाली जो थीम है ना प्रेम की, ये एक जमाने फिर पानी ना भर जाए मारते धोया ना में चला करती थी। आजकल तो इसका कोई महत्व रह नहीं गया। आजकल तो क्या है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं। कोई और सही। बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में शर्म तू अकेली। तो नहीं, आजकल का ट्रेंड ये है ऐसा।